नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि अभी का लाइव क्लास होने वाला था 8:30 बजे का, ठीक ना। लेकिन अभी लाइव मैंने चलाया भी 5 मिनट, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका न तो मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा था, न तो आपको अच्छे से पढ़ने में मज़ा आ रहा आएगा, ठीक ना। आवाज़ ही अच्छा नहीं आएगा तो आपको पढ़ने में क्या मज़ा आएगा, टेस्ट देने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक। इसलिए मैं आपको ये जो है ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा इसको, ठीक ना। अभी वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे में आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लाइव न चल के आपके पास वीडियो मिल रहा है, ठीक। तो आज हम विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपने अभी तक नहीं भी पढ़ा है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इनमें से प्रश्न आपके पास फंसेंगे सीधे व्यापम में, ठीक ना। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे। रोज अभी हम 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, ठीक ना। साइंस के भी 100 प्रश्न, साथ में सामान्य ज्ञान के भी 100 प्रश्न। तो लगातार 3 दिन आप लगातार बने रहिए, आप अच्छे खासे प्रश्न हल करके आओगे एग्जाम में, ठीक। चलिए यहीं से शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता दूं, लास्ट में यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि लगता है तभी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा यदि लगता है तो, नहीं तो मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका, जो कि मैंने लाइव में भी बताया था, इसको कार्य का ऐसे मात्रक क्या है, ठीक ना। कार्य का ऐसे मात्रक है तो क्या हो जाएगा आपका, कार्य का ऐसे मात्रक जो है वो है न्यूटन मीटर। क्या है, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा कैलोरी किसका है, ऊर्जा का है, ठीक। तो कैसे जानेंगे इसको, आप याद नहीं रखेंगे फिर भी जानेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। किसी का भी मात्रक आपके पास बोले तो उसके बराबर आपको आने चाहिए, फिर आप जान जाएंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक ना। दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य का न्यूटन गुणा मीटर मतलब न्यूटन मीटर, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा युग्म आपका जो है सही नहीं है, ठीक ना। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसको आप समझिएगा, फिर भी आप हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए माइक्रोफोन आपको पता होगा, माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, आपको पता होगा, ठीक ना। आगे लाउड स्पीकर में भी, लाउड स्पीकर में आप बोलते हो तो क्या होता है, बोलते हो ऊंचा आवाज में सुनाई देता है, यही ना होता है, ठीक। लाउड स्पीकर आवाज को क्या करता है, बढ़ाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा की सहायता से क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक ना, विद्युत की सहायता से विद्युत ऊर्जा का। तो डायनेमो स्पीकर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार जो है ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन नहीं करता है। यहाँ देखिए आपका डायनेमो में दिया हुआ है कि ध्वनि ऊर्जा का परिवर्तन करता है, ठीक। तो ध्वनि ऊर्जा का डायनेमो परिवर्तन नहीं करता है, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा की जगह ध्वनि ऊर्जा होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है आपका, ये सुमेलित नहीं है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, न्यूटन के गति के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, मतलब न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक। तो न्यूटन के गति के 3 नियम आपने पढ़ा होगा। पहला नियम होता है, किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, तो इससे बल का व्यंजक नहीं प्राप्त होता है। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है उसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ए में। क्या प्राप्त होता है, F बराबर ए में, मतलब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान एवं त्वरण के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक। इस प्रकार न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल का व्यंजक बताता है, द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्वितीय नियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, ठीक ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, ठीक ना, घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो आप जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जैसे ही आप ऊपर जाओगे दाब पूरी तरह से घटता है, याद रखिएगा, दाब घटता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, घटता है, ठीक। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा खाना जल्दी पक जाता है, क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है वही पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी होने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है, ठीक ना, कि जिससे खाना जल्दी पक जाता है। देखिए खाना जल्दी क्यों पकता है, प्रेशर कुकर आपको पता होगा, प्रेशर कुकर
में दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दाब बढ़ता है, जिसकी वजह से पानी का क्वथनांक बढ़ता है, और पानी का क्वथनांक बढ़ता है तो खाना जल्दी पकता है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ता है, और क्वथनांक बढ़ने के कारण खाना जल्दी पकता है। ठीक ना, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, ठीक ना, आवृत्ति परिसर कितनी होती है? पराश्रव्य तरंग पूछा, ठीक। तो पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तरंगे तीन प्रकार की होती है, एक श्रव्य, पराश्रव्य व अवश्रव्य, ठीक ना। तो श्रव्य ध्वनि जो होती है जिसको हम सुनते हैं, इसकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज, जिसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक ना। 20 से 20,000 हर्ट्ज जो यहाँ दिया हुआ है, 20 से 20,000 हर्ट्ज ऑप्शन नंबर बी में, वो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति है। और 20 हर्ट्ज से भी कम जो कि ए में दिया हुआ है, ये आपका अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है, ठीक। और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल जो है वो माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल जो है माध्यम के प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करती है, घनत्व पर भी निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती। क्यों? यहाँ समझे, ध्वनि की चाल, ध्वनि मतलब क्या समझे आप? आवाज, आवाज की चाल मतलब आवाज की गति। क्या बोले? चाल मतलब बोले तो गति, ठीक ना। तो आवाज की गति, आपकी आवाज कितना जोर से है इस पर डिपेंड करता है, जिसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। साथ में घनत्व पर डिपेंड करता है, डेंसिटी आपकी आवाज में कितनी है, ठीक। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों पर, ठीक। जो हम बोलते हैं उसकी जो चाल है वो प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, ठीक ना। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1,80,000, 6400, 332, 764, ठीक। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 332 मीटर प्रति सेकंड शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है। अब देखिए पूछा गया है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, क्यों? ठीक ना, क्योंकि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ध्वनि की का तारत्व कम होता है, तीव्रता अधिक होता है, तीव्रता कम होता है, ठीक। देखिए ध्वनि पतली क्यों होती है? तो ध्वनि, स्त्रियों की पतली ध्वनि होने का कारण है तारत्व। क्या? तारत्व का अर्थ होता है, तारत्व किसके कारण होता है? तारत्व होता है आयाम के कारण। किसके कारण? आयाम के कारण होता है तारत्व, ठीक। तो स्त्रियों की ध्वनि का जो तारत्व है वह अधिक होता है। तारत्व का मतलब सूर, आप एक तरफ से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तारत्व को आप हिंदी भाषा में सूर या ताल बोल सकते हैं, सूर या ताल, लय जिसको बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो स्त्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, जिसकी वजह से स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए, ठीक ना। मतलब स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए आपका जो है प्रतिध्वनि, ध्वनि नहीं प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब आप जो बोलेंगे, मान लीजिए आप यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, ठीक ना, तो कितनी दूरी पर से आपका आवाज वापस आएगा तो स्पष्ट आपको सुनाई देगा, ठीक ना। मतलब यहाँ जो अवरुद्ध होना चाहिए, अवरुद्ध जो भी मार्ग में अवरुद्ध पैदा करने वाला होना चाहिए, वो कितनी दूरी पर होना चाहिए पूछा गया है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक के सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए आपके 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 17 मीटर। यदि 17 मीटर दूर पर कोई परावर्तक है तो आपको अपनी ध्वनि जो है स्पष्ट सुनाई देगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से 17 मीटर ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता जो है सर्वाधिक है? किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? वेधन क्षमता मतलब जो ज्यादा तीव्र है, कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग ज्यादा तीव्र है, जो बहुत अंदर छेद कर देता है, ठीक ना। तो वो है गामा किरण। गामा किरण की जो है, गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगे सात प्रकार की होती है, आपको पता होगा, ठीक है। इन 7 तरंगों में से गामा किरण जो है एक ऐसी किरण है जिसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों
के मान एक समान होते हैं। किस तापमान पर जो है सेंटीग्रेड, जिसको डिग्री सी से दर्शाया जाता है सेंटीग्रेड, एवं फ़ारेनहाइट जिसको एफ से दर्शाया जाता है, ठीक ना। तो सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की, ठीक ना। अब किसी वस्तु को आप गर्म करोगे तो उसके अणुओं की क्या होगी? चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार में कमी हो जाएगी, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ होगा भाई। हम गर्म करेंगे तो कुछ कैसे नहीं होगा, वस्तु गर्म होगा। आप किसी वस्तु को गर्म करोगे तो क्या होगा? वस्तु गर्म होगा। वस्तु गर्म क्यों होगा? क्योंकि अणु जो है, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। यहाँ से अणु ऊपर अणु में पहुंचाता है ताप को, फिर अणु पहुंचाते हैं। इस प्रकार से जो अणु है, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। क्या होती है? अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ऊर्जा कम थोड़ी होती है, ऊर्जा कम कैसे होगी उनकी, ठीक ना। भार में कमी होगी क्या? भार में कहाँ से कमी होता है? डेगची को आप गर्म करोगे तो भार में कमी हो जाएगा कब, ठीक है। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, चाल बढ़ जाती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मा का ऐसा मात्रक है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? तो आपने सुना होगा ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल सुना होगा, साथ में आपने कैलोरी भी सुना होगा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक कैलोरी व जूल दोनों होता है, ठीक ना। तो इसका जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, बी व सी दोनों। बी में कैलोरी दिया हुआ है, सी में जूल दिया हुआ है। तो कैलोरी और जूल दोनों ऊष्मा के ऐसे मात्रक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बी व सी दोनों, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश है। प्रकाश क्या है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग, दैर्ध्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ए व सी दोनों। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग भी है और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ए व सी दोनों, ठीक। ए व सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग व विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों है। अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में, वायु में, शीशा में, उपयुक्त सभी में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, ठीक। इसमें आपको एक ही टाइप के अभी प्रश्न लग रहे होंगे, ठीक ना। तो आपके इसमें 33 प्रश्न फिजिक्स के रखे गए हैं, 33 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के रखे गए हैं और 33 से 34 प्रश्न बायोलॉजी के रखे गए हैं। जीव विज्ञान के इस प्रकार आपके 100 प्रश्न हैं। तो पहले अभी हम फिजिक्स के 33 प्रश्न देख रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के देखेंगे, फिर आपके बायोलॉजी के, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपने सुना होगा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में, ठीक ना। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में 3 × 10⁵ दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिएगा क्या दिया हुआ है, 3 इकाई दहाई सैकड़ा 3 3 6, ठीक ना। मतलब 3 × 10⁶ बोल सकते हो इसको, किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। किलोमीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति सेकंड क्या बोलता है? कुछ भी बोलता है किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी गलत है आपका, तो इसका उपयुक्त सभी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अधिक होता है? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए, जो प्रकीर्णन, इसका एक सूत्र होता है बैजानी हपी नाला। याद रखिएगा, क्या? बैजानी, हिंदी वाले हैं तो बैजानी हपी नाला, क्या? बैजानी हपी नाला, ठीक ना। लाइन से है, बैजानी हपी नाला। बै से बैगनी होता है, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, ठीक। तो जो सबसे पहले आया उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे बैजानी मतलब बै से बैगनी आया, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जामुनी का होता है, फिर नीला का, फिर हरा का। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं बैजानी हपी नाला, ठीक। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बैगनी, ठीक। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अब प्रकीर्णन बोले या अपवर्तनांक, बात सेम ही होता है आपका, क्योंकि प्रकीर्णन का मतलब भी आपका फैलाव होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है, अपवर्तनांक का मतलब वही होता है आपका, ठीक ना। तो दोनों आप एक ही जानिएगा, इसका भी वही सूत्र है, बैजानी हपी नाला, ठीक। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बैगनी। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है।
आगे है आपका आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश आपने देखा होगा, आसमान को आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इसके पीछे का कारण क्या है। पीछे का कारण आप जानिए। प्रकाश का वर्ड विक्षेपण है, व्यतिकरण है, अपर्तनांक है या प्रकीर्णन है, ठीक ना। क्या है इसका कारण। वर्ड विक्षेपण बिल्कुल नहीं है इसका कारण। वर्ड विक्षेपण मतलब 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाना। व्यतिकरण भी नहीं है, अपर्तनांक भी नहीं है, प्रकीर्णन। प्रकाश का जो फैलाव है इसकी वजह से प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग बैजानी हपीनाला, नीला रंग आपके पास आ रहा है, नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। बैगनी का तो और ज़्यादा होता है, तो बैगनी क्यों नहीं दिखाई देता है आप बोलोगे, ठीक ना। तो बैगनी दिखाई नहीं देता है क्योंकि बैगनी का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, ठीक ना। और मीडियम में होता है आपका नीला का, ये समझिएगा, नीला का मीडियम में होता है जिसकी वजह से नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरणें, मतलब जब हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की किरणें क्या होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम, ठीक ना। एक सघन एक विरल माध्यम, और यहाँ आपका एक अभिलंब होता है, ठीक। तो क्या बोला, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब प्रकाश किरण इधर से जा रही है और इधर सघन में प्रवेश करेगी यहाँ, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो जाएगी, तो यहाँ जो होता है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है, इधर जाती है, मतलब ऐसे जाता है तो ऐसे हो जाता है, ठीक ना। सीधा न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाता है सघन माध्यम, क्योंकि सघन मतलब गाढ़ा, गाढ़ा होता है तो धीरे धीरे जाता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है तो धीरे धीरे जाता है, जिसकी वजह से झुक जाता है, ठीक ना। तो इसमें अभिलंब के बराबर चलती है, गलत है, अभिलंब से दूर हटती है, गलत है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोला जाता है, रेगिस्तान में मरीचिका या में रिच का बनना, कांच में आई दरार का चमकना है, तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण सभी हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक है कि दर्पण की लंबाई। समतल दर्पण जब जो आप यूज करते हो, ठीक ना, उसमें अपना पूर्ण प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब आपको देखना है तो उसके लिए दर्पण की लंबाई क्या वस्तु की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी हो, वस्तु की लंबाई की 1/4 हो, वस्तु की लंबाई की दुगनी हो। तो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, वस्तु की लंबाई की आधी हो, ठीक। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा, सिंपल आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, वाहनों में मतलब आप बाइक भी समझ सकते हो, बाइक आप चलाते हो, ठीक ना, उसमें सामने जो शीशा लगा होता है जिसमें आप पीछे के दृश्य देखते हो, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आप एक बात याद रखिएगा, जब इस प्रकार के कोई भी शीशा इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो मतलब उभरा हुआ भाग हो, तो इसको बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं, उभरा हुआ भाग को उत्तल बोलते हैं, ठीक। और यदि दबा हुआ भाग हो, इस प्रकार से आपका गड्ढा हो आपका, ठीक, क्या हो, गड्ढा हो, दबा हुआ भाग हो, तो इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं इसको, अवतल, ठीक। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो आप वाहनों के पीछे जो जो वाहनों के सामने एक चश्मा लगा होता है, एक मतलब शीशा लगा होता है, आईना, ठीक ना, दर्पण जिसको बोलते हैं, उसमें पीछे की वस्तु को देखते हो तो उसमें किस प्रकार का आपका दर्पण लगा होता है, इस प्रकार का दर्पण होता है, उभरा हुआ भाग, गाढ़ा भाग अंदर थोड़ी, गड्ढा थोड़ी होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा, वाहनों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। द्रव के अंदर जो है डूबी हुई छड़ क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है। इसके पीछे का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, ठीक। तो अभी ही हमने पढ़ा था कि सघन माध्यम से
सघन से नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्षण कोई भी वस्तु जो है अविलंब की ओर झुक जाती है। तो किसका उदाहरण था? अपवर्तन है ये, ठीक। क्या है? अपवर्तन है, मतलब द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? क्या सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो ये भी आपका यही हो जाएगा, बैंगनी रंग। विक्षेपण मतलब भी वही होता है, फैलाव, प्रकीर्णन, विक्षेपण, सभी का मतलब आप एक ही समझिए, ठीक ना। केवल फोकस दूरी आपके पास पूछे, क्या पूछे? फोकस दूरी पूछे। फोकस दूरी सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। बैजानी हपी नाला आपने याद किया होगा, लास्ट में लाल आया, मतलब लाल की फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। लेकिन यहाँ विक्षेपण पूछा है तो विक्षेपण जो है बैंगनी रंग की सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला, हरा, इन तीनों को प्राथमिक रंग जो है इन तीनों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को, लाल, नीला, हरा, तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? जो है मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कार्निया, प्यूपिल, रेटिना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेटिना पर बनता है, सिंपल सी बात है। रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रेटिना, ठीक। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला, अबिंदुकता, जिसको एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, बेलनाकार। अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप एक सूत्र याद रखिएगा, नाडु। क्या याद रखिएगा? नाडु, ठीक ना। नाडु, एन से हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, अब ये से हो गया अवतल। क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष, अवतल। नाडु मतलब एन से निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष, डी से क्या हुआ? दूर, डी से हुआ दूर, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, उत्तल लेंस का प्रयोग। तो इसका क्या पूछा है? दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नाडु, यू आया, उत्तल लेंस, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक। दूर दृष्टि दोष को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपका आंख यदि सामान्य है तो आपके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? आप कितनी दूरी तक स्पष्ट रूप से देख पाएंगे? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आगे है, सबसे हल्का तत्व है। अब केमिस्ट्री आपका चालू हो गया है, फिजिक्स यहाँ तक थे आपके 33 से 34 प्रश्न समाप्त हो गए। आगे सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो आपको पता होगा, जो आधुनिक और साड़ी में सबसे पहले है वही सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इसी में पढ़ते हो आप। सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। अगला है, किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है, ठीक ना। किसी भी परमाणु का गुण जो है वो किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, परमाणु भार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या पर। किसी भी परमाणु का गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण किए जाते हैं, ऑक्सीजन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किया जाता है। तो ऑक्सीकरण मीन्स आप याद रखिएगा ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीकरण मीन्स आप याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या बोला? ऑक्सीकरण मीन्स आपका ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। सिंपल बात है, क्योंकि हाइड्रोजन है प्लस चार्ज, ऑक्सीजन है माइनस चार्ज, तो या तो माइनस जुड़ेगा या फिर प्लस निकलेगा। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा या प्लस H प्लस निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण में जो है वो इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं ऑक्सीकरण में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है समभारिक परमाणुओं में होते हैं। समभारिक परमाणुओं में क्या होते हैं? समभारिक शब्द से ही आपको पता चल रहा है, समभारिक मतलब सम प्लस भार, यही हुआ। समभारिक को तोड़ोगे तो सम प्लस भारिक होगा। सम का मतलब होता है समान, क्या होता है? सम का मतलब समान, और भारिक का मतलब भार, मतलब समान भार। समभारिक का मतलब क्या होता है? समान भार, ठीक ना। तो समभारिक परमाणु में क्या होते हैं? समान भार, जिनके भार समान होते हैं। तो यहाँ पूछा है, बोला गया है समान परमाणु द्रव्यमान, बिल्कुल सही। समान परमाणु द्रव्यमान होगा मतलब परमाणु भार समान होगा। असमान परमाणु क्रमांक, तो ये भी तो सही है, असमान परमाणु क्रमांक होगा, ठीक ना। समान परमाणु क्रमांक तो होगा नहीं, क्योंकि अब परमाणु भार समान होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। समान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, ये तो बिल्कुल गलत होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे ए व बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक। समभारिक क्या होते हैं? असमान परमाणु क्रमांक एवं समान परमाणु द्रव्यमान। अगला है वायु है। वायु क्या है, ठीक ना। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या सभी है, कौन सा है, ठीक ना। वायु क्या है? तो वायु है मिश्रण। बताओ, वायु में विभिन्न प्रकार के कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, विभिन्न गैस मिले रहते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका? मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण मतलब अनिश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, ठीक ना। कोई फिक्स नहीं है कि ये 10% ही इसमें रहेगा, कहीं कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कहीं कहीं कम होगा, ठीक। तो वायु क्या है? एक मिश्रण है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, धुआं किस प्रकार का विलयन है, ठीक। धुआं किस प्रकार का विलयन है? अगला प्रश्न है गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। कई लोग तो ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाएंगे, गैस का गैस में विलयन, ठीक। लेकिन ये बिल्कुल गलत है आपका। धुआं जो है गैस में गैस का विलयन नहीं है दोस्त, धुआं जो है गैस में ठोस का विलयन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गैस का ठोस में विलयन। धुआं किस प्रकार का विलयन है? गैस में ठोस का विलयन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउट, मेंडलीव, डोबरेनर, डुमा, ठीक। आपको पता होगा आधुनिक आवर्त सारणी का जो है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया है वो मोसले ने बनाया है, ठीक ना। लेकिन यदि आपके पास ऑप्शन में रहता आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक ना, या किया था, तो वहाँ मोस्टली आता, यदि मोस्टली ऑप्शन में होता तो। लेकिन मोस्टली ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ आप बोलोगे भाई क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्त, देखो मोस्टली नहीं है इसमें ऑप्शन में। मोस्टली से पहले किसने दिया था? मेंडलीफ ने। मोस्टली से पहले किसने दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। और इस मेंडलीफ की वजह से ही आधुनिक आवर्त सारणी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मेंडलीफ भी आवर्त सारणी को बनाया था, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो है परमाणु भार में दर्शाया गया था। क्या किया गया था? मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी में दर्शाया था उसमें तत्वों को परमाणु भार के आधार पर दर्शाया था, और मोस्ले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर दर्शाया। बाकी देन मेंडलीव की है, ठीक। तो इसमें आपका मोस्ले नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप मारोगे, मेंडलीव, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेंडलीव, ठीक। आपके पास नहीं हो तो मेंडलीव मारना है, और हो तो मोस्ले मारना है, ठीक। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगला प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है, ठीक। विद्युत ऋणात्मक तत्व, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक ना। सबसे कम आयोडीन और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, ठीक। हैलोजन तत्वों में सारे हैलोजन तत्व हैं, ठीक। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, जबकि क्लोरीन की जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। क्या होती है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, ठीक। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक और सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? अभी आ गया, मैं पहले बताया था आपको आधुनिक और सारणी जो है जो किसकी देन है? मोसले की देन है, ठीक ना। आधुनिक और सारणी कौन बनाया है? मोसले ने बनाया है। तो ये आधुनिक और सारणी किसके आधार पर है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, तो इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है आधुनिक और सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, परमाणु क्रमांक, ठीक। अगला है आपका पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे, कम थे, ठीक ना। तो इसमें आपका रदरफोर्ड, चेडविक, थॉमसन, डाल्टन, ये आपको कंफ्यूज हो जाओगे। रदरफोर्ड का भी परमाणु मॉडल आपने सुना होगा, चेडविक का तो नहीं सुना होगा, तो इसको नहीं मारोगे। थॉमसन का भी परमाणु मॉडल आपने सुना होगा, डाल्टन का भी सुना होगा। पदार्थ के परमाणु के प्रणेता थे। प्रणेता मतलब शुरुआत में किसने किया था, ठीक। शुरुआत में जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन इनका नाम था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, डाल्टन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। अभी तक आपने पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, क्या क्या? ठोस, द्रव व गैस। ठीक, अब आप जानते हैं क्या पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है? क्या चौथी अवस्था भी होती है? ठोस, द्रव व गैस 3 अवस्था पढ़े होंगे। चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही कौन सा युग्म नहीं है? न्यूट्रिनो आविष्कारक कौन है न्यूट्रिनो के? पाउली। न्यूट्रॉन के चेडविक, पॉजिट्रॉन के एंडरसन, फोटॉन के इकावा। तो कौन गलत है इसमें आपका? इसमें न्यूट्रिनो का पाउली ने किया था, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने किया था, बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, बिल्कुल सही है। फोटॉन की खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने। फोटॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने किया था 1915 में, शायद 1915 में ही, ठीक ना। फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, आइंस्टीन होगा इसका सही आंसर। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें आप टिक मार के आ जाना। ठीक, फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी। चलिए अगला है परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? देखिए कोई परमाणु है, ठीक है, इसका ये नाभिक है। ठीक, तो परमाणु के चारों ओर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में एक होता है आपका प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, और चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमते रहता है। ठीक, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आगे प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश रहित होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, मतलब उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक ना। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अक्रिय गैस मतलब नोबल गैस। नोबल गैस मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करेगा, इसकी अक्रिय सेल में 8 होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या? 8। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 8। अक्रिय गैस जो भी हो, जैसे आपके हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, इन सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 8। ठीक, अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता जो है इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो सक्रियता का खोज सबसे प्रथम हेनरी बेकुरल ने लगाया था। किसने लगाया था? हेनरी बेकुरल। मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने क्या लगाया था? रेडियम का पता। क्या लगाया था? रेडियम का पता, ठीक ना। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने, जबकि जो है आपका रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न आपका है कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? 4 विधि दे दिए हैं, ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, आसवन, क्रिस्टलन। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को अलग किया जाता है। अगला है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है दोस्त, ठीक ना। परमाणु क्रमांक जो होती है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो इसको, या फिर प्रोटॉन की संख्या बोलो, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या बोलो, यही आपकी परमाणु क्रमांक होती है, ठीक ना। क्योंकि किसी भी परमाणु, जब परमाणु उदासीन रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तभी वह उदासीन होता है। मतलब जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज होता है, ठीक। तो नाभिक में जो प्रोटॉन होती है उसकी संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या, देखिए परमाणु है, इसका संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है, आपने पढ़ा होगा इसको कि कोई भी एक पदार्थ है इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में होता है, ठीक है, केंद्र में केंद्रित होता है। तो इसी प्रकार एक परमाणु है, इसका संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, और नाभिक में क्या है आपका, नाभिक में क्या क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु का सब जो द्रव्यमान संख्या है क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि नाभिक में वही होते हैं, ठीक। अगला है आपका सामान्य ताप एवं दाब पर, ठीक ना। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, कितना होता है? वो होता है आपका 22.4 लीटर। कोई भी
कोई भी आपका सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न कोई भी गैस हो, इसका 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। ये केमिस्ट्री की बात सही है, ठीक ना। एक ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। अब 1 मोल क्या है? ये मोल जो है केमिस्ट्री में मापने की इकाई है। क्या है? जैसे आपका किलोग्राम, ग्राम, मीटर, ठीक ना, ये सब आप जानते हो। उसी प्रकार केमिस्ट्री में मापने की इकाई मोल है। 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुणा 10 की पावर 23, ठीक ना। 6.02 गुणा 6.02 गुणा 10 की पावर 23 अणु, ठीक ना। परमाणु आयन जो भी हो, ठीक, अणु परमाणु आयन ये होता है, ठीक। 6.02 गुणा 10 पावर 23। यहाँ क्या दिया गया है? देखिए 60.23 गुणा 10 पावर 22, 0.6023 गुणा 10 पावर 24, 6.023 गुणा 10 पावर 22, उपरोक्त सभी में देखिए आपको केवल घुमाया गया है, बाकी सभी का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया था आपको। 6.02 गुणा 10 पावर 23, यदि हम इसमें देखिए 6.02 गुणा 10 पावर 23 है। यदि इसमें एक 10 को निकाल के यहाँ गुणा कर दें तो आपका 60.2 गुणा 10 की पावर 22 लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ एक मिस्टेक दिया हुआ है, 6.02 गुणा 10 पावर 23 होगा, ठीक ना। 22 नहीं होगा, 23 होगा। ए सही है आपका, बी सही है, लेकिन सी में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, वो आपका प्रिंट मिस्टेक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक ना। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सभी आपकी 1 मोल परमाणुओं की संख्या है, ठीक ना। यहाँ आपका 2 की जगह 3 होगा बस, बाकी सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है आपका जीवाश्म की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? जीवाश्म की आयु का पता जो है वो किस विधि से लगाया जाता है? जैसे आपको पता होगा प्राचीन काल के जो भी अवशेष मिलते हैं उसको हम पता लगा लेते हैं कि ये कितने साल पुराना है, ठीक ना, और कितने वर्षों तक ये जिया होगा। कुछ हम सारा चीज़ पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं? कभी सोचे हो आप, किताब में पढ़े हो आप सोशल साइंस में कि ये मतलब वहाँ से ये तत्व मिला, इससे हम पता लगा लिए 1000 साल पुराना है। कैसे पता चला? वो पता चलता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियम की खोज किसने की? इसको मैंने बताया भी था आपको जब रेडियो सक्रियता की खोज अभी ऊपर ही बताया था उस समय। रेडियम की खोज पियरे क्यूरी ने किया है। कौन किए हैं? पियरे क्यूरी ने किए हैं। रेडियम की खोज पियरे क्यूरी ने किए हैं, ठीक ना। और हेनरी बेक्यूरेल भी आया था, इनको बताया था कि रेडियो धर्मिता की खोज किए हैं। क्या? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल और पियरे क्यूरी ने रेडियम की खोज किए हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में सर्वाधिक विलायक है। सर्वाधिक विलायक कौन है? विलायक मतलब सर्वाधिक विलायक, विलायक नहीं सर्वाधिक विलायक। सर्वाधिक विलायक जल है। कौन है? जल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जल। सर्वाधिक विलायक जल है। आगे है आपका वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करता है कहे जाते हैं। भाग नहीं लेता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, उनको कहा जाता है उत्प्रेरक, ठीक ना। उत्प्रेरक कहा जाता है, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा देता है या गति को प्रभावित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ भाग न लेकर होगा, भाग लेकर गलत लिखा गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है, ठीक ना। मैं भी क्वेश्चन इनको उठाया हुआ हूँ एक जगह से, इसलिए कहीं कहीं क्वेश्चन मिस्टेक रहते हैं, बुक का ही मिस्टेक है आपका, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक। तो इस प्रकार से आप बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कई का ऑप्शन आपका गलत भी दिया रहता है, प्रिंट मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा कहीं से आप पढ़ रहे हो, ठीक। आगे अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर पर क्या प्रतिक्रिया करता है, ठीक ना। तो इसको आप याद रखिएगा। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अनिल, क्या याद रखिएगा? अनिल और छलनी। क्या याद रखिएगा? अनिल और छलनी, ठीक ना। अनिल, अ का मतलब होता है अम्ल। क्या होता है? अ का मतलब अम्ल। नी का मतलब होता है नीला। नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल, ठीक ना। मतलब क्या है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उसी प्रकार क्षार में आप याद रखिएगा, छ मतलब आपका क्षार हो जाएगा, ल मतलब आपका लाल हो जाएगा और नी मतलब आपका नीला हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। छलनी मतलब छ के बाद ल आया मतलब लाल,
आया मतलब नीला, क्षार क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसी प्रकार अम्ल का पूछा गया है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल, ठीक ना, तो लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है आपका रक्त का पीएच मान है। रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन होता है। ठीक ना, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह विलयन होता है। तो देखिए पीएच आप याद रखिएगा, पीएच 0 से यहाँ स्टार्ट, यहाँ देखिए पीएच जो है 0 से यहाँ आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ जो 7 आता है, उसके बाद इधर आता है 8, फिर इधर 9, फिर इधर 10, इस प्रकार से। तो 7 के इधर जो होता है वो क्षार कहलाता है। 7 के इधर जिसका पीएच होता है वो क्षार कहलाता है, और 7 के इधर जिसका पीएच होता है वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल। ठीक ना, तो किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय कहलाएगा। अब पूछा है शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल आपको स्वादहीन होता है, आपको पता होगा, जिसका कोई स्वाद नहीं होता, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर 7 होगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक, एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम। क्या? एक ड्यूटेरियम, दूसरा आपका ट्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ट्यूटेरियम। ठीक ना, ट्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम। तो इस प्रकार ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन व एक प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन व एक प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चमकीले विद्युत विज्ञापनों में जो है, विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो चमकीले विद्युत विज्ञापन होते हैं उनमें नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, नियान। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में नियान गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हंसाने वाली गैस है। ठीक ना, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? पूछ रहा है। हंसाने वाली गैस का नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला है टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से किस रसायन का प्रयोग होता है? टूथपेस्ट बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम ऑक्साइड। तो जो है टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अब देखिए आपके बायो के प्रश्न आ गए। ठीक ना, इनमें से आपके जो हैं केमिस्ट्री व रसायन के प्रश्न खत्म हुए। आपके लगभग 70 प्रश्न आपके लगभग कंप्लीट हो गए। 68 प्रश्न, 67-68 प्रश्न। ठीक ना, आगे आपका है इसमें समसूत्री विभाजन, जिसको मिटोसिस के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक ना, कौन सा सत्य है? यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, मतलब स्टोमिक कोशिका में। बिल्कुल सही है। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था, यह भी सही है। इसमें मातृका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो अभी बताए सारे जो हैं समसूत्री विभाजन में होते हैं। ठीक, अगला है आपका अर्धसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभी हम समसूत्री के बारे में देखिए, अब अर्धसूत्री के बारे में देख रहे हैं। ये विभाजन केवल लिंगी जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। ठीक ना, इसमें गुणसूत्र द्विगुणित 2n से विभाजित होकर अगुणित भी कहा जाता है, ये भी सही है आपका। ठीक ना, अर्धसूत्री में ये भी होता है। आगे आपका इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। तीनों आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उपरोक्त सभी अर्धसूत्री के बारे में। चलिए अगला है आपका आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी के पिता किसको कहते हैं? इनको कहते हैं मेंडल को। किसको बोलते हैं? मेंडल को। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मेंडल को। ठीक, आगे है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक ना, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी,
जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं XX होते हैं और 23वां जोड़ी जो होता है वो XY होता है। ठीक, 22 जोड़ी गुणसूत्र XX होते हैं, 23वां जोड़ी गुणसूत्र XY होता है। तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी मतलब 2, मतलब 23 दूना 46। टोटल कितने गुणसूत्र होंगे? 46 गुणसूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 46 गुणसूत्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? ठीक ना, आनुवांशिक रोग कौन कौन से? आनुवांशिक रोग का मतलब क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, ठीक ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, जैसे आपको है तो आपके बेटे को भी होगा, आपके बेटी को भी होगा, ठीक ना, हो सकता है। ठीक, तो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली रोग को आनुवांशिक रोग कहते हैं। कौन सा है? वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। ये तीनों जो हैं आपके आनुवांशिक रोग हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम व वर्णांधता तीनों आपके आनुवांशिक रोग हैं। आगे बोला है कि लड़का पैदा होगा जब, ठीक ना, अभी आपको बताया था गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से बताया था 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं और 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो है XY होता है। तो इसी से निर्धारण होता है कि बच्चा जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक, जब XX गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्या होता है? जब XX गुणसूत्र का, ये देखिए, जब XX का मेल होता है तो लड़की उत्पन्न होती है, जब XY का मेल होता है तो लड़का उत्पन्न होता है। ठीक, तो XX गुणसूत्र का निर्माण होता है तो लड़की होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ट्रिपल X इसमें भी नहीं होगा, डबल Y इसमें भी नहीं होगा। XY गुणसूत्र का निर्माण होता है तब लड़का होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, XY गुणसूत्र। ठीक ना, लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब, जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे। अगला, एक निषेचित अंडा का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों खंड अलग हो जाएं। तो जब भी 2 हो जाते हैं, ठीक ना, 2 अंडाणु हो जाता है, 2 अंडाणु दोनों में दिया हुआ है, ये भी दोनों में, ठीक ना, और यहाँ भी एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में, मतलब यहाँ भी 2 अंडाणु आपका दिया हुआ है, ठीक ना, 2 अंडाणु का निर्माण होता है तभी आपके लड़के जो हैं जुड़वा पैदा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक ना, सभी आपके सही हैं। समान जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं? जब ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ होता है, ठीक ना, तो उपरोक्त सभी। अगला है आपका हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति, ठीक ना, जो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त है उसमें क्या होती है? आयरन की कमी होती है, रक्त का बहना नहीं होता, रक्त बनता ही नहीं है, या फिर रक्त में श्वेत कण मृत हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रक्त का बहना बंद नहीं होता। जिसके अंदर जो है हीमोफीलिया रोग जो जिस व्यक्ति को होता है उसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीन के बारे में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना, यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिक की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, या उपरोक्त सभी। ठीक ना, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। आनुवांशिक इकाई है, ये भी सही है आपका। गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जिनके बारे में सारे कथन आपके सही हैं। अगला है आपका, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जीन का जो है सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? कृत्रिम संश्लेषण मतलब मानव द्वारा बनाया गया, कृत्रिम मतलब खुद के द्वारा, ठीक ना, संश्लेषण मतलब बनाया गया। तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर डी सी सही आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। ठीक ना, हरगोविंद खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया। ठीक, अगला है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या है। मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद बताइएगा कि मनुष्य में पाए जाने वाले आवश्यक एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो उन्होंने किया मटर का। किस पौधे का चुनाव किया? मटर का। इसी का आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किया सर्वप्रथम मेंडल ने। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मटर।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है जैव विकास के संबंध में लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। जैव विकास के संबंध में लिखी गई जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक कौन है, है ना। तो इसके लेखक आपके हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब स्पीसीज का केंद्र, ठीक है। इसके लेखक जैव विकास के संबंध में जो लिखा गया है उसके चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती, ठीक ना। एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो कौन से रंग को नहीं पहचानता है, ठीक ना, किस रंग की पहचान नहीं होती। लाल व हरा रंग को, लाल हरा रंग को नहीं पहचानता है एक वर्णांध व्यक्ति, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। किस संघ के जंतुओं को जो है जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। तो किनको कहा जाता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को जो है जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु, जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ। चलिए अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जंतु अमीबा यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। एक कोशिकीय जीव जंतु जो है अमीबा और यूग्लिना, कौन कौन, अमीबा व यूग्लिना जो कि एक कोशिकीय जंतु हैं, इनको किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। आगे पूछा गया है जीव विज्ञान का पिता जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है अरस्तु को। किसे कहा जाता है, अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है जीव विज्ञान का जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार कौन सा है, जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। कौन सा है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य, ठीक। चलिए अगला है आपका सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया। कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आपने पढ़ा होगा 10वीं में ही आपका है, 9वीं में भी है, ठीक ना। सर्वप्रथम कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का जो है शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र को मतलब यहाँ देखिए शुद्ध हिंदी डाल दिया है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पावर हाउस। क्या बोला जाता है, पावर हाउस। और हिंदी में ऊर्जा गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह। तो आपके पास ऊर्जा गृह बोले या पावर हाउस बोले या शक्ति केंद्र बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है आपका निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। विभेदित करती है मतलब अलग करती है, ठीक ना। कौन सी रचना जो है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। कोशिका भित्ति, पर्ण, हरिम, सेंट्रियोल, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, पर्ण हरिम का भी, सेंट्रियोल को भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है आपका निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अभी हमने पावर हाउस देखा, पावर हाउस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, ठीक। लेकिन यहाँ आपको देखना है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका डीएनए की द्विगुणित कुंडली डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया। डीएनए की जो द्विगुणित केंद्री है द्विगुणित कुंडली है, इसका पता किसने लगाया, तो इसका पता लगाया वाटसन एवं क्रिक ने। कौन लगाया, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। प्रोटीन संश्लेषण बिल्कुल गलत बात है। डीएनए आपका आनुवांशिक के लिए काम आता है। तो सिंपल सी बात है, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करेगा, कोशिकीय श्वसन नहीं होगा, कोशिकीय परिवहन नहीं होगा। डीएनए मतलब आनुवांशिक, याद रखिएगा, डीएनए मतलब आनुवांशिक। डीएनए गुण बच्चों में पाए जाते हैं, डीएनए गुण के कारण ही बच्चे माता पिता के व्यवहार बच्चों में आते हैं, ठीक। तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन डीएनए करता है। आरएनए पाया जाता है, अब आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में, ठीक। कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है।
अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशी ऊतक जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आंत, आमाशय, मूत्रवाहिनी सभी। तो अरेखित पेशी ऊतक जो है सभी जगहों में, आंत में भी पाए जाते हैं, आमाशय में भी, मूत्रवाहिनी में भी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, सभी जगहों में। ये सभी में अरेखित पेशी पाए जाते हैं। अगला है आपका, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है? लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, तीनों हैं आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक ना, संयोजी ऊतक के उदाहरण हड्डी भी है, लिम्फ भी है, प्रोटीन भी है, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? ठीक ना, शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? इच्छानुसार गति करने वाले बोले तो रेखित, क्या बोले? इच्छानुसार गति करने वाले बोले तो रेखित ऊतक। ठीक ना, रेखित ऊतक। तो शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? रेखित ऊतक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, रेखित ऊतक पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील जो है, संकुचनशील ऊतक के रूप में किसको जाना जाता है? पेशी ऊतक को जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के रूप में पेशी ऊतक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पेशी ऊतक। ठीक ना, पेशी ऊतक को जाना जाता है। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होती है? जब आप सांस लेते हो, ठीक ना, उस समय ऊर्जा जो है विमुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है। वो किस रूप में निकलती है? वो निकलती है आपकी एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एटीपी के रूप में। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलती है या विमुक्त होती है? एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एटीपी के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? श्वेत रक्त कणिका में, लसिका में, लाल रक्त में, वह भी दोनों में। तो हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है लाल रक्त कणिका में पाया जाता है, लाल रक्त कण में। कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक ना, मास्टर ग्रंथि बोला जाए तो सबका मास्टर, मास्टर बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको बोला जाता है? पीयूष ग्रंथि को। एक मिनट, मास्टर ग्रंथि किसको बोला जाता है? आपका पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र, क्या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए हैं विलियम हार्वे ने। किसने किया है? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके 100 प्रश्नों का अध्ययन हमने किया। ठीक ना, आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छे लगे होंगे, हमारी मेहनत पसंद आई होगी और इसी प्रकार के 100 प्रश्नों का रोज आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए 3 दिनों 19 दिसंबर आपको एग्जाम देने से पहले, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके, सभी अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।